नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले हम आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा की पुण्यतिथि है और चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और बड़ी बात करते हैं कि कल अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने रोशनी के चिराग को बाहर निकाल दिया है। यानी रोशनी में जो जिन था, रोशनी का जिन, वो चिराग से बाहर निकाल दिया है और एक मरतबा फिर कहा है कि रोशनी जो है दोबारा से लागू की जाएगी। रोशनी एक्ट जो है दोबारा से लागू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की निधि 3 से बढ़ाकर के 4 करोड़ की जाएगी, जिसको हम डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड CDF जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ा दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपया बढ़ा दिया जाएगा। पदों, अगर उनके जो वेतन है उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा, उनको भी बढ़ाया जाएगा। वेतन और भत्ते दोनों ही बढ़ाए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस साल के अंदर 7,253 पदों को भरा जाएगा। बिजली की बात उन्होंने किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को एक बार तो फिर एमनेस्टी स्कीम दी जाएगी। मुख्यमंत्री उन्होंने अपने विभागों से जुड़े अनुदान मांगों पे जो बहस जारी थी उस पर जवाब दिया है। युवाओं को सौगात दिया। मुख्यमंत्री ने विवादित रोशनी योजनाओं को फिर से लाने का ऐलान किया, जो मैंने पहले भी कहा है। यानी रोशनी को लेकर के पहले भी एक घमासान शुरू हुआ था। ये रोशनी एक्ट जो है पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लाया था, ये सोच करके कि रोशनी एक्ट से जो आमदन होगी उससे हम पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने इसमें तरमीम की और नए तरीके से उसको लागू किया गया। लेकिन उस पर भी कोर्ट केस हुआ और मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है। तो कहीं ना कहीं रोशनी का जो जिन है वो चिराग से बाहर निकल के आया है और आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर बहुत बड़ी सियासत भी हो सकती है। पहले हम बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। सर्दियों का मौसम निकल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, फिर से बाहर आएगा। समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। तेज बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब BCCI के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीते। गेम नहीं खेला ना, हम वो लोग नहीं है जो शुरुआत फुटबॉल से कर रहे हैं फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे। हर बार ये एमनेस्टी जो है हम दे नहीं सकते। तो ये जो, और हम वन टाइम, हम हमेशा कहते हैं वन टाइम एमनेस्टी, और अब 7वीं बार हम एमनेस्टी दे रहे हैं। तो वन टाइम नहीं, 7 टाइम। तो मैं कम से कम इस हाउस में, चाहे मुझे इसके बाद बाहर मार पड़े ना पड़े वो दूसरी बात है, लेकिन इस हाउस के टर्म अगले 5 साल, इसके बाद मैं एमनेस्टी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा। ये एमनेस्टी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ, प्रिंसिपल के लिए भी अब मेरा इरादा है कि हम एक नया एक स्कीम लाएं, जिसके लिए मैं पावर और फाइनेंस वालों से बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम इंसेंटिवाइज करें जो उनका जो पेनल्टी, जो उनकी। तो दर्शकों, आपने देखा आत्मविश्वास है, किस आत्मविश्वास के साथ अपनी अनुदान मांगों पर जारी बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पूरी बैटिंग करूंगा, यानी पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा और अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दूंगा। ये कहना है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। चर्चा करेंगे कि रोशनी कहां से रोशन हुई है और उसके पीछे क्या
मंशा क्या है, इस पर चर्चा बड़ा लाजमी है और किस तरीके से ये होगा इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजीव श्राफ प्रवक्ता है कांग्रेस से। राजीव जी आपका स्वागत है। विक्रम मल्होत्रा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। आबिद बानी एनसी से ताल्लुक रखते हैं, एनसी के प्रवक्ता आबिद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रतन सिंह गिल बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा पुराना तजुर्बा है, इनको हमने बहुत पहले से पत्रकारिता में देखा है। रतन सिंह जी आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं रतन सिंह जैसी करूंगा तो बेहतर होगा। रतन सिंह जी, क्या लाजमी था इस वक्त कि रोशनी का जिक्र किया जाता अपने अनुदान मांगों में कि रोशनी को फिर से वापस लाया जाएगा? गिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वेल बिल्कुल सुन रहे हैं आप? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए विनोद जी, ऐसा है, रोशनी एक्ट जब लाया गया तो उसी समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। अगर देखा जाए तो पीछे एक राजनीति थी, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में जिस किस्म की सियासत चलती है जी, और यहाँ जो प्रिविलेजेस और अनअकाउंटेबिलिटी लोगों की थी, सियासी लोगों की, तो यहाँ पर जितने भी सियासतदान, चाहे वो ज्यादातर तो रूलिंग पार्टी के होते हैं और सभी किस्म के सियासतदानों ने यहाँ बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन को हड़पना एक बहुत ही आसान काम और इसमें बड़ी प्रोटेक्शन और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अगर देखा जाए तो स्टेट लैंड, इवन फॉरेस्ट लैंड को भी बख्शा नहीं गया, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब इसका हल ढूंढने के लिए उस समय की डिस्पेंसेशन जो थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, और बाद में जो सब्सिक्वेंट नेता आए, उनका ये था कि जी इसको रेगुलाइज करेंगे और इसको नाम दिया गया रोशनी स्कीम, ताकि इसका जो पैसा आएगा उससे हम बिजली की जो समस्या हमारी स्टेट में है उसको हम हल करेंगे, हम पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। हालांकि तो इतनी बड़ी रकम की तवक्को नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि जो इलीगली ऑक्युपाइड लैंड थी उसको रेगुलाइज किया गया और हजारों कनाल का किया गया, और उसमें एक बहुत बड़ी धांधली हुई। बाद में मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने मुस्तैद किया और अल्टीमेटली इस पर कार्रवाई जब रिकवरी की होने लगी या रिट्रीव करने की होने लगी, तो फिर बाद में दोबारा उस समय के जो सियासतदान या जो अफेक्टेड पार्टीज थी वो फिर हाई कोर्ट में गई, उन्होंने थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिला उनको। अभी जो लेटेस्ट डायरेक्शन है उसमें ये उन्होंने हाई कोर्ट की, अभी जो आपने चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, हालांकि उन्होंने इसको कोट किया है कि हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट डायरेक्शन हैं उसके मुताबिक हम इसको कारअमल करेंगे, लेकिन जिसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। शुरुआत जो बड़े लोगों से होनी चाहिए थी उसकी बजाय छोटे लोगों से पहले शुरू की गई है, उसकी रिजेंटमेंट हुई है और रिजेंटमेंट को इस्तेमाल किया है बड़ी पार्टियों ने, और इसको इसकी नई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और एक मर्तबा इसकी रिट्रीवल प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना पड़ा जी। अभी क्योंकि नई सरकार आ चुकी है और इसमें वही शराब है नई बोतल में, तो कुदरती बात है कि एक अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए ये रोशनी स्कीम को दोबारा से इसकी चर्चा में और इसको इम्प्लीमेंट जी जी। विक्रम जी से जानना चाहेंगे। विक्रम जी, आपको इसका विरोध करना चाहिए था, हाउस के अंदर आपके सदस्यों को इसका विरोध करना चाहिए था। जी विक्रम जी। विनोद जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा हाउस के अंदर प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं आ रही। हाउस के अंदर आपको या आपके सदस्यों को आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए मैं टेक्निकल टीम से कहता हूँ, आपके साथ संपर्क करते हैं। राजीव साहब से जानना चाहता हूँ। राजीव जी, कांग्रेस का क्या रुख है? एक मरतबा फिर रोशनी एक्ट, उस जमाने की रोशनी एक्ट की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस तवक्को से लाई थी कि इससे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे जो रेवेन्यू जनरेट होगा। राजीव। धन्यवाद विनोद जी। लेकिन उस समय के देखिए, रोशनी एक्ट की जहां तक बात है, ये वो था कि जिनके पास जगह उन्होंने घेरी, मतलब उनके पास उनके हाथ आसपास में थी,
और 2 4 5 मरने वालों की तो बात थी, उनका जस्टिफाइड भी था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि रोशनी उन लोगों को मिली जिनके घर रोशन आगे ही रोशन थे। यानी मानते हैं गुलाम तो नबी अब आजाद ने जो जहां किया गलत तक किया। कार्रवाई हुई पीछे, जी। जमीन छुड़वाने की बात हुई, उसमें क्या किया इन्होंने, स्टार्ट ही 2 3 मरले वालों से किया। तो जो 3 मरले वालों, 5 मरले, उससे तो रिएक्शन होगा। आवे से 2 2 3 3 मरले वाले तो कई सौ लोग हैं। जी। वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया जी। और उस प्रोटेस्ट के चक्कर में बड़े वाले बच गए। तो कहने का ये मतलब है, अगर इसकी वजह से आप सोचो पावर प्रोजेक्ट होगा, तो मुझे नहीं लगता ये जमीन जो है, जो जरूरतमंद है, जिनके पास 1 1 2 2 मरला है, उनको अगर मिलती है, उनसे कोई कंपनसेशन लिया जाता तो ठीक है। बाकी सरकार की जगह है, सरकार उसको अपने बेहतरी में लाए। हमारे पास अब जगह ही जम्मू कश्मीर में कितनी बच गई है, तो जो हम अब कहीं बांटते रहे, कहीं सौ एकड़ जगहें किसी को देते रहे। जी। विक्रम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, आई एम ऑडिबल फॉर यू? चलिए, आप विक्रम जी, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? आबिद वानी, ये कहा जा रहा है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के आपको लिए। आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही मुझे। जी जी। अब मेरी आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही आ रही। जी। विक्रम जी, आपके सदस्यों ने रोशनी एक्ट को लेकर के जब कहा उमर अब्दुल्ला ने कि उसको वापस लाया जाएगा, फिर से जम्मू कश्मीर को उस स्कीम के तहत रोशन किया जाएगा, आपके सदस्यों ने विरोध नहीं किया। नहीं, देखिए विनोद जी, अभी ये आप सब लोग जानते हैं कि ये लेजिस्लेशन जो है गुलाम नबी आजाद इंट्रोड्यूस फारूक साहब ने की थी, फिर इसको अमली जामा जो है और जो एक कानून जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब की कांग्रेस सरकार ने बनाया था। जी। और उस समय जो हाउस था उसने बाकायदा इसको एक लेजिस्लेशन बनाया था, पास किया था, और आजाद साहब का ये ब्रेन चाइल्ड माना जाता था और कांग्रेस का ये ब्रेन चाइल्ड माना जाता था। और अब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है वो अभी वेग बयान है, उसमें किस कॉन्टोर्स में लाया जाएगा, कितनी सीलिंग, उन्होंने सीलिंग का वर्ड यूज किया है कि सीलिंग कितनी होगी, क्या कितने लैंड होल्डिंग को इसका फायदा दिया जाएगा। तो जब तक वो उनका ब्लूप्रिंट पूरा ना बाहर आ जाए कि क्या वो सोच रही है, सरकार क्या सोच रही है, तब तक उस पर मुझे लगता है कोई लंबी चौड़ी बहस हो नहीं सकती। क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ रेफर किया और उन्होंने कहा है कि जब तक, क्योंकि इसमें सीलिंग नहीं थी इन्वॉल्व, तो इसीलिए कोर्ट में जो सरकार है वो अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई, इसलिए कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। पर अब जो हम ला रहे हैं, मुझे लगता है वो कोई सीलिंग, मैक्सिमम कोई सीलिंग होगी, कोई लिमिट होगी, और किस स्वरूप में आने का सोच रहे हैं, तो वो जब सामने आएगा तभी मुझे लगता है बेहतर रहेगा उस पर बात करना। कहीं विक्रम जी, ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा कि आपका वेतन, यानी विधायकों का वेतन भी बढ़ेगा, पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ेगी, इसलिए आप खामोश रहे कि चलिए आज नहीं, देखिए वेतन का और इसका कोई आपस में लेना देना नहीं। जहां तक सीडीएफ की बात है, सीडीएफ के लिए तो सीडीएफ डेवलपमेंट के लिए है, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां सीडीएफ है ही नहीं। पंजाब में जैसे अगर हम देखें, हरियाणा में अगर हम देखें, तो सीडीएफ उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में सीडीएफ है, और कई ऐसी स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, और वो लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो, वो पैसा लोगों तक पहुंचे, वो इंश्योर मुझे लगता है एजेंसीज करेंगी। पर जहां तक एमएलएस का था कि जो वेतन बढ़ाने का, उसमें भी अभी पूरी क्लैरिटी आई नहीं कि क्या कितने बड़े हैं। जी। आबिद भाई, आई एम ऑडिबल, मुझे सुन पा रहे हो? क्या जरूरत थी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज को? आबिद से मैं जानना चाहता हूँ, आबिद जी, क्या जरूरत थी इस कंट्रोवर्शियल इशू को जिंदा रख करने की? जी आबिद। देखिए विनोद साहब, पहले ये तो कोई कंट्रोवर्शियल इशू है नहीं मेरी नज़रों में, क्योंकि इरेगुलरिटीज हर स्कीम में होती है। कोई भी स्कीम आइडियल नहीं है, वो प्रधानमंत्री करे या किसी भी स्टेट में कोई स्कीम हो तो उसके रिजल्ट्स आइडियल नहीं होते। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये नहीं पता कि इस स्कीम को एक्सटेंशन करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा एक रोल था। वो आज इस बात को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल को उनको देखना चाहिए, उन्होंने किस तरीके से रोशनी में इजाफा किया। देखिए, मैं आपको बता दूं ये रोशनी एक्ट लाया क्यों गया था। ये फारूक साहब ने 2001 में लैंड ओनरशिप एक्ट क्यों लाया था। ये वजह थी कि हमारे पास
स्टेट के पास उतनी कैपेबिलिटी या फंड्स नहीं थे कि हम यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सके, क्योंकि मिलिटेंसी से नई नई निकली थी जम्मू कश्मीर, जो अभी संभाल ही रहे थे। तो 2001 में ये एक्ट बनाया गया ताकि 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाए, एक फिक्स्ड गवर्नमेंट रेट पे लैंड ओनरशिप राइट्स दिए जाए लोगों को, और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें। तो किसी हद तक ये स्कीम ज्यादा कामयाब नहीं रही, इरेगुलरिटीज आ गई, लेकिन मैंने हो सकती है आज के वक्त में अगर उमर साहब ऐसी बात करते हैं तो उनके पास डेफिनेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी जिसको सामने वो लाकर यहाँ के इक्तिसादी हालात को भी बदल सकते हैं, यहाँ के पावर जनरेशन को भी बदल सकते हैं। तो ये हवा में कही गई बात नहीं है, इसके पीछे एक तर्क होगा, इसके पीछे एक लॉजिक होगा। जहां तक मैं ओवरऑल उनके ग्रांट्स पे बात करूंगा, जो उन्होंने बात की, उन्होंने सिर्फ रोशनी एक्ट के बारे में बात नहीं की, उन्होंने बात की कैसे हम जो खाली वैकेंसीज हैं उनको साल के अंत तक कैसे भरेंगे। उन्होंने बात की एमनेस्टी स्कीम की, जो फर्दर हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, 1 साल के लिए कंप्लीट इंटरेस्ट वेवर दे रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट्स में बाकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी होगा। लेकिन एमनेस्टी को एक्सटेंड करना ये नहीं है कि हर बार हम एमनेस्टी देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। जैसे विनोद साहब, आप अपना बिल भर रहे हैं और आपके पड़ोसी नहीं भर रहे, तो आप अपना टाइम पे भुगतान कर रहे हैं लेकिन आपको इस एमनेस्टी का लाभ नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि कुछ चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, कंजप्शन डिसिप्लिन लाया जाए, इकोनॉमिक डिसिप्लिन लाया जाए। तो उसी सूरत में उमर साहब ने ये बातें कही थी। मुझे लगता है इसको बड़ा प्रोग्रेसिव और सही तरीके से देखना चाहिए। मैं गिल साहब से जानना चाहूंगा, गिल साहब, जब इनकी सैलरी की बात आती है, गिल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, जब इनके भत्तों की बात आती, सैलरी की बात आती, तब सब पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य एकदम से यूनाइट हो जाते हैं और ध्वनि मत से उसको पारित कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है डेली वेजर्स की, तब कहीं ना एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि आपने लगाए थे इसलिए हम पक्के नहीं कर रहे, आपको ही पक्के करने होंगे। देखिए, ये तो इतिहास है हमारे संसदीय प्रणाली का, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं हो। जो मैंने ऑब्जर्व किया आज तक, उसमें देखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत घमासान होता रहता है, लेकिन वाहिद जब उनके सैलरी और भत्तों का बिल लाया जाता है तो सभी एक आवाज में पूरी यूनिटी के साथ उसको एंडोर्स करते हैं और अपने ये वाहिद, ये देखो कितनी विडंबना है, किसी भी शख्स की, किसी एम्प्लॉय की कोई भी सैलरी अगर बढ़ती है तो उसका एक ग्रेड है, उसका एक कोई सिस्टम है, कोई तरीका है, उसको बढ़ाने की कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। गिल साहब, पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, बनते हैं, पे कमीशन बनते हैं जी जी। पे कमीशन के बाद वो ग्रेड बदलते हैं, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उसको रिवाइज करती है जी। ये एक इंस्टीट्यूशन, वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो अपनी सैलरी खुद तय करता है। ये बड़ी अजीब बात है। और इसमें सभी, क्या वो विपक्ष के लोग हो, क्या वो सत्ता पक्ष के लोग हो, ये एक ही साथ इस पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनको बड़े खुद ही बढ़ानी है। तो जब भी 2016 में इन्होंने बढ़ाई थी, मुझे जितना याद है, शायद उसमें बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी, तो इन्होंने डबल के करीब कर दी थी। उस समय मेरे ख्याल अभी 80,000 के करीब होगी, 80-90 के बीच में थे सैलरी और भत्ते, तो 1,60,000 रुपए तक ये ले आए हैं जी। अभी इसके आगे जाना चाहते हैं। और मजेदार बात है, इसमें राजनीति का देखिए कितना तरीके, इसकी खूबसूरती से इसको डील किया जा रहा है। एक इंडिपेंडेंट एमएलए, सॉरी आप पार्टी के एमएलए जिनकी हैसियत एक इंडिपेंडेंट से ज्यादा नहीं है, उनसे सबसे पहले ये बुलवाया गया कि जी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो बेसिकली दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। अपनी मंशा है, सबकी मंशा है, लेकिन किसी आदमी ने तो इनिशिएट करना था ना, तो इन्होंने उनसे इनिशिएट करवाया। अभी इन्होंने खुद ही डिसाइड करके बढ़ा लेंगे। अभी इन्होंने ये भी कहा कि बाकी स्टेटों में, क्योंकि मैंने जो उमर साहब की स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा हमारी बाकी स्टेटों के साथ कम से कम आसपास होनी चाहिए, हमें भी उतना हक होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि तो फिर सबसे मिनिमम त्रिपुरा में है, उसको ले लीजिए।
आप तेलंगाना के साथ जो 2,10,000 या 2,40,000 के करीब है उसके पास जाने के लिए तैयार है। मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको मालूम है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस आपको पता होता है मुझे इतनी तनख्वाह मिलेगी। आप एमएलए बनना चाहते हैं एट योर ओन वोल्यूशन, आप खुद नॉमिनेशन भर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कि मुझे इस सैलरी में काम करना है, मुझे इतने पैसे मिलेंगे। जब आपको मालूम था कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो अब आप सत्ता में आ गए या आप एमएलए बन गए, अब आपको लगता है कि जी पैसे बहुत कम है। तो ये देखिए माली हालत स्टेट की कैसी भी हो, चरमराई हो, डेली वेजर्स को सैलरी चाहे कई महीनों तक ना मिले, लोगों को पक्का करके उनको रेगुलराइज ना करें, और तो और बहुत सारे डिपार्टमेंट में डीपीसी नहीं बैठती, वो जो आदमी जिस पोस्ट पर लगता है उसको अगली पोस्ट पर इंचार्ज या एडहॉक बेसिस पर चार्ज दिया जाता है, उसको अगला ग्रेड नहीं दिया जाता। तो कितनी सफरिंग है लोगों की, आम आदमी को कितनी परेशानी है, इसके बरक्स आपको अपनी चिंता है कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, हमें यह भत्ता मिलना चाहिए, ये जानते हुए भी कि मैं सेवा भाव से एमएलए, मैं जन सेवक बन के आया हूं। जहां सेवा का भाव होगा वहां पैसे की चिंता नहीं होगी। हाँ, बहरहाल सीडीएफ की बात जहां तक है वो कुछ हद तक जायज है जी, जायज है। वो विक्रम जी ने भी कहा, मल्होत्रा जी ने कहा कि कई स्टेट्स में तो नहीं है तो क्या काम नहीं होता। लेकिन चलिए, आपकी कोई अलग समस्याएं हो सकती हैं, आपकी अलग दिक्कतें हो सकती हैं। स्टेट हिमालयन स्टेट है, हिल स्टेट है, तो आपको लगता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ हद तक छोटे मोटे काम जिसमें प्रोसीजरल डिले ना हो, रेड टेपिज्म ना हो, तो लोकल लेवल पर वो काम करवाया जा सके, उससे लोगों का भला होगा। सीडीएफ तक की बात समझ आ सकती है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि लोगों को, आम आदमी को, अगर हमारे ये विधायक अपनी सैलरी इस बार बढ़ाते हैं वो एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। चलिए विक्रम जी, आपको क्या लगता है? विक्रम जी से जानना चाहूँगा कि बार बार ये कहा जाता है कि आर्थिक हालत हमारी ठीक नहीं है, और आप ही की तरफ से आप ही के कुछ विधायकों ने पहले जब इलेक्शन नहीं होते, अब चुन के आए, उन्होंने रोशनी को जमीन जहाद के नाम से जोड़ा था, याद है आपको विक्रम जी? और आज आप वहाँ पे मौन बन के रह गए क्योंकि आपको पता था कि अभी इसका ब्लूप्रिंट नहीं सामने आया, किस तरीके की तरमीम वो चाहते हैं। जी विक्रम जी। देखिए विनोद जी, दो चीजें। पहले जो गिल साहब ने बात रखी, मैं थोड़ा सा इनसे इख्तिलाफ करूंगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा है कि आज आप जानते हैं ये 6th पे कमीशन लागू होने के बाद एक जो कांस्टेबल है या जो एक 4th क्लास एम्प्लॉय है उसकी सैलरी भी 60 से 70-80 हजार के बीच में है। और एक जो आदमी विधायक चुन के आता है एक इलाके का, और वो जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, वो तनख्वाह तब तक लेते हैं जब तक वो रिटायर होते हैं ना। एक विधायक जो चुन के आता है उसके पास एक बहुत बड़ा इलाका होता है जिसमें उसको टूर करना होता है, उसके पास खराजात होते हैं, उसके बाद लोग उसको मिलने आते हैं, उन सारी तमाम चीजों को, उसके पास एक अपना परिवार भी होता है। और चूंकि वो सारा समय एक नॉर्मली, मैं जितने ज्यादातर विधायकों को जानता हूं, और अगर आप आज के जो विधायक हैं उनकी भी फाइनेंशियल जो तो आजकल तो बड़ी पारदर्शिता निकल सकती है, कुछ एक विधायकों को छोड़ के बाकी विधायक एक नॉर्मल साधारण परिवार से आते हैं, जो दूर गांव से चुन के आते हैं, जो हिली एरियाज की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं। उनके पास अपने और अपने परिवार को चलाने के लिए, जब वो सारा समय राजनीति में और लोक सेवा में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक डिग्निफाइड सैलरी होना जरूरी है। और दुनिया में, और इसके रिप्रकशन जो होते हैं ना, वो बहुत दूर तक जाते हैं। जब एक विधायक एक हैंडसम सैलरी लेता है तो वो करप्शन की तरफ कम आकर्षित होता है, वो छोटी करप्शन की तरफ कम आकर्षित होता है, उसके पास अपने परिवार को और अपने इलाके को, अपने अखराजात के लिए एक सॉलिड बेस होती है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में देखेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत हैंडसम सैलरी अपने सेनेटर्स को देते हैं, अपने विधायकों को देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है और उनकी जो अपने परिवार के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है, सही है कि सरकार जो है, हम जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है और आर्थिक रूप से मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल इंक्रीज जो है, अगर वो हो
जो अब तेलंगाना एक पोटेंशियली इकोनॉमिकली रिच स्टेट है, अगर हम तेलंगाना को मापदंड रख के सैलरी यहाँ बढ़ाएंगे या उनके एट पार करने का सोचेंगे, जैसे गिल साहब कह रहे हैं, या मुंबई को लेके या कोई और जो बड़ी रिच स्टेट है उससे देखेंगे, पर एक ऐसा भी होना चाहिए कि एक डिग्निफाइड सैलरी हमारे एमएलए की हो, ताकि वो भी अपनी जो है अपनी फैमिली, अपनी जो खर्चात है उसको देर एबल टू मीट इन अ डिग्निफाइड वे। जब हमारी आपने 6 पे कमीशन, अगर पे कमीशन किसी जब सैलरी की हाइक तय कर दी, अब तो 7th पे कमीशन लगने वाली है, तो वो जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, जो करंट रेट है चीजों का, उनको देख के उस सैलरी को हाइक देती है कुछ परसेंटेज। तो मुझे लगता है वही पैमाना लागू विधायकों पे भी होता। अगर 2016 में या 14 में सैलरी जब लास्ट बढ़ी थी, तो आज उससे हम 10-15 साल आगे आ चुके हैं और हालात भी बदल चुके हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही रोशनी की बात, तो वो मैंने आपसे यही कहा कि जो ब्लूप्रिंट जिस तरह से रोशनी पिछले फॉर्म में आई थी, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसको खारिज कर दिया, और उसमें लोगों को जो जमीनें हैं वो यहाँ तो छोड़नी पड़ी, यहाँ जिन लोगों की कंस्ट्रक्टेड चीजें बिल्डिंग उनके ऊपर थी वो अभी भी रिटेन कर रहे हैं, पर उनके केसेस जो है कोर्ट में चल रहे हैं। अब ये किस फॉर्म में रोशनी को लाए हैं और क्या इसकी सीलिंग होगी? जो लैंड जिहाद की बात आप कर रहे हैं, वो सुनील जी ने परसों असेंबली में करी कल, और उसको मेंशन, उसके पीछे जो उनकी मानसिकता थी कि वो तवी रिवर की जब चर्चा होती है तो वहां कितनी इंक्रोचमेंट है, वो सारी इंक्रोचमेंट जो है उनमें से उन्होंने गिनाया कि इतनी इंक्रोचमेंट जो है एक समुदाय विशेष के पास है, और एक तरह से इसका उसको उन्होंने कहा कि इसका जो इस पे इंक्वायरी हो, पता चले कि कैसे इंक्रोचर जो है वो क्यों एक समुदाय विशेष के ही लोग हैं। तो चलिए आबिद भाई और राजीव के पास आता हूँ, उससे पहले मैं गिल साहब से जानना चाहता हूँ। गिल साहब, तर्क है विक्रम मल्होत्रा जी का, उनका कहना है कि हैंडसम सैलरी और पार्क्स देने से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी खत्म हो सकती है। इज इट पॉसिबल? गिल साहब। देखिए, मल्होत्रा साहब जी की बात में काफी वजन है, मैं इसको तायद करता हूँ कुछ हद तक। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। एक एमएलए इलेक्शन कितना पैसा, उन्होंने कहा कुछ लोग साधारण परिवार से, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है कि कोई अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, सबको इस जमहूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने का पूरा हक है। हर किसी को राइट है कि वो इसका एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़े तो कुछ भी करे। लेकिन मेरा सवाल है कि एक एमएलए की इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च करके वो आदमी, वो शख्स एमएलए बना, अब उसके पास करोड़ों रुपए इलेक्शन खर्च करने के लिए तो है, ये तो एक मुद्दा है कि उसके पास पैसे हैं, वो अच्छे परिवार से है। साधारण आदमी एमएलए बनने की कोई सोच नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि बाहर विदेशों में सीनेटर और जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको हैंडसम सैलरी दी जाती है। अरे साहब, उनका कैरेक्टर इस किस्म का है कि वो वीआईपी कल्चर से परे हैं। हम अभी भी गुलामी मानसिकता में जी रहे हैं। हम आज भी एमएलए बनने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम करते हैं। हमने ये देखा कि सैलरी जब 80-90 हजार थी, अरे हमने एमएलए देखे हैं जो पैदल चलते थे साहब, यहां रख के वो लोगों की एप्लीकेशन हाथ में यहां रख के पैदल चलते हुए देखे हैं। आज आपके पास गाड़ियां, कितने पर्क्स हैं आपको जितने पर्क्स हैं उसका वैल्यू अगर आप डालेंगे तो आप बड़ी दूर जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुलाजिम को पूरी उम्र मिलती है तनख्वाह। अरे साहब, एमएलए 2 दिन रह जाते हो आप, ये कैसा कानून है? आपने मिनिमम 2 दिन भी अगर आपने एमएलए बन गए आपने और आपने वो तो आप ताउम्र पेंशन के हकदार बन जाते हैं। आप तो कोई काम नहीं कर रहे ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सैलरी बढ़ानी, रीजनेबल बढ़नी चाहिए, लेकिन सेवा भाव का जो ढोंग है वो खत्म होना चाहिए। छोड़ जी, वो खत्म करिए। सेवा, हम सेवक हैं, हम जन सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम पीपल वेलफेयर हमारे एजेंडा है, हमारी प्रायोरिटी है, तो उसको छोड़िए। मजेदार बात है, अगर आपका प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये सदन जो था, ये पहला सेशन है। इंट्रोडक्टरी सेशन जो श्रीनगर में हो उसको छोड़िए, बिल्कुल बिल्कुल, जो बिजनेस हो रहा है इसमें है।
और इसमें सबसे पहले विधेयकों में पहले यानी कि जो एक्शन है आपके, उसमें आप अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। अभी जुम्मा जुम्मा आपको 10 दिन नहीं हुए और आपको चलिए। सैलरी की फिगर पड़ गई। तो जी। कहने का मतलब है कि पीछे मंशा कुछ और भी है। जी। और मैं आप ये इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि विक्रम जी जब मुस्कुरा आप रहे हैं। एंटाइटलमेंट्स मांगते हैं, एंटाइटलमेंट सारी मांगते हैं, जी। तो फिर वो बाहर के जो रिप्रेजेंटेटिव है साधारण, वो आम आदमियों में घुल मिलते हैं। आपको तो बड़ा स्कॉट चाहिए, आपको तो पायलट चाहिए, आपको तो झंडा चाहिए, आपको तो पीएसओ चाहिए, और जितने बड़े पीएसओ उतना बड़ा लीडर। ये सोच भी बदली है ना, फिर आप उनसे उनको रोल मॉडल बनाइए। जी। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है, मुझे कोई आबिद से इतराज नहीं है जानना जी, चाहूंगा। लेकिन सबसे इसमें फ्लॉ क्या है? अपनी सैलरी खुद फिक्स करना, ये फ्लॉ है। आबिद भाई, आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं राजीव के पास भी आऊंगा, कि अभी रिसेंटली आपने बजट पेश किया, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 71% है और कैपेक्स जो है 29% है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें पेंशन कंपोनेंट रहता है, सैलरी कंपोनेंट रहता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है। नहीं, बजट का 71% तो आप पहले ही खर्च कर रहे हैं। दूसरे और भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि पिछले जो रिटायर हो चुके हैं उनको अभी तक उनके ड्यूज नहीं मिले हैं, क्योंकि सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली है। उससे भी ज्यादा जिनको जरूरत है, जो एम्प्लॉयज हैं, सरकारी एम्प्लॉयज, उनको पीएफ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि खजाना खाली है। उसमें आप इस तरह का बड़ा फैसला लेते हैं तो पब्लिक आपकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करती है, शक करती है। आबिद भाई। देखिए देखिए विनोद साहब, पहले मैं इस बात को जो सिंह जी बोल रहे थे, मुझे लग रहा है बहुत ही रिग्रेसिव बात है। जहाँ के आज हम प्रोग्रेसिव दुनिया में चल रहे हैं, एक विकसित भारत में चल रहे हैं, तो सोच भी वैसी रखनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि कुछ एमएलए हमने देखा है पैदल चले जाते थे लोगों के बीच में। वो वक्त और था, ये वक्त और है। आपको आज डिलिमिटेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का साइज आबिद देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन सा आबिद विधायक- 1 मिनट के लिए, विनोद साहब, आबिद 1 मिनट के रोकूंगा। एक लौटते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सीधे आबिद के पास चलते हैं। आबिद, आप कुछ बात कर रहे थे। बात को एक्सटेंड करते हुए ये कहूंगा कि जी। आपको ये भी, आपको आज की रियलिटीज भी देखनी पड़ेंगी। जो सिंह साहब बोल रहे थे कि इतनी सैलरी हाइक की जरूरत नहीं थी, तो मुझे लगता है से बेहतर पब्लिक सर्वेंट कोई नहीं होता। यहाँ पर आप अगर देखें तो एक गवर्नमेंट मुलाजिम जिसका 6 पे 7 पे होता जाता है, जिनको रिव्यूज ऑफ सैलरीज मिलती है, जबकि वो 10 से 4 का काम करते हैं। पॉलिटिशियन की जिंदगी में ना कोई टाइम है काम बंद करने का, ना ही कोई टाइम है शुरू करने का। सुबह के 7 बजे से भी काम हो सकता है, रात के 12 बजे भी काम हो सकता है। आप डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज का साइज अगर देखेंगे तो विनोद जी आप हैरान हो जाएंगे कि दिन भर का 5 लीटर का पेट्रोल जो अलॉट हुआ है वो कम पड़ जाता है। खुद के अपने पैसों से विधायक को वो पैसे डालने पड़ते हैं, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर करता है। इन्फ्लेशन जितनी 2016 में थी, आज 10 साल के बाद लाजिमन उससे बढ़ गई है। बिल्कुल। तो क्या विधायक को हक नहीं बनता कि वो एक जेनरिक लेवल पे अपने परिवार का या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक हैंडसम सैलरी मिले? तो मैं कहीं ना कहीं से इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि खुद से ही सैलरी बढ़ाते हैं, तो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कोई बात होती है जनाब? ये लॉ मेकिंग बॉडी है जो कानून बनाती है पूरे रीजन के लिए, तो उनको ये हक है as legally and constitutionally that they form a committee of all members and decide how to raise the percentage in the salary। तो ये मैं कहना चाहूंगा सैलरी के। जहां तक आपने बजट की बात की, देखिए बजट हमने 41,000 करोड़ का हमारा स्टार्ट क्वार्टर में हुआ, तो हमने जो एलोकेशंस की ऑन ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशंस की, जिसमें हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ऐसी बात नहीं है कि एक झटके में ही सारे मसले हल हो जाएंगे, चाहे वो मुलाजिमों की बात है, कैजुअल लेबर्स का रेगुलराइजेशन है, जबकि इंटेंट हमारा है कि हम उनको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाए। लेकिन 4.5 महीने में अगर आप समझते हैं कि सारी चीजें हल हो जाएंगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सियासी तौर एक इमेच्योर बात है। अभी वक्त है हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता फेस्ड मैनर में हम चीजों को देख रहे हैं। जहां तक रिसेंट बजट ग्रांट्स पे आपने सुना होगा, उमर साहब ने कैसे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक वेल कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सामने रख के बोला है कि 24
सप्लाई हमको इंश्योर करनी है, जिसमें हमारा थर्मल, जिसमें हमारा रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा, और जो हम करीबन करीबन पिछले 10 साल से नहीं कर पाए वो रिफॉर्म्स पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वो होने वाले हैं। एक रेवेन्यू जनरेशन हो, हम सरप्लस स्टेट बने और बाहर के जगहों पे अपना पावर एक्सपोर्ट करें, हाइड्रो पावर जनरेशन पे हम काम कर सके। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ बजट को स्ट्रीमलाइन करेंगे हम। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, चाहे वो फॉर्मर मुलाजिमों के पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड्स हो, हर चीज पे कार्रवाई होगी। लोग हमारे अपने हैं एंड वी आर कमिटेड टू गिव देम पब्लिक कन्वीनियंस। राजीव जी, इन्होंने कहा 7,253 पदों को भरा जाएगा एक साल में। इज इट पॉसिबल? क्या संभव है? इसमें गजेटेड भी है, नॉन गजेटेड भी है, और आपने रफ्तार देखी है, SSRB की भी रफ्तार देखी है, और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की भी। राजीव जी, देखिए विनोद जी, पिछले 10 सालों से मैंने देखा तो यहाँ के कई लोग ओवरेज हो गए, जो लिस्टें बनी वो कैंसिल हुई, क्या सब इंस्पेक्टर की, क्या अकाउंट्स वालों की, और ना उनको एज में रिलैक्सेशन मिली। जहां तक की बात मैं अब आपसे करूं, हमारे यहाँ स्टेट में इतने तो रिसोर्सेज हैं नहीं, आज आके सरकारी नौकरी या बाहर नौकरी करनी ना इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे कि हमारा कोई ऐसा स्कोप नहीं, इनको अब तक का फास्टेस्ट ट्रैक पे ये चीजें करनी चाहिए, खासतौर डेली वेजर्स का। डेली वेजर्स का जो मुद्दा है, अब तक उनका ना रेगुलराइजेशन हुई, ना उनकी भाई साहब, आप डेली वेजर्स की बात ना करें तो ठीक होगा। रेगुलराइज होते बगैर ही राजीव रिटायर जी, होते। आप डेली वेजर्स की बात ना करें तो ठीक होगा। देखिए लास्ट विनोद जी, कैबिनेट जब 10 साल 2014 इन्होंने में जिम्मेवारी संभाली, आप सरकार का हिस्सा थे। 2014 की आखिरी कैबिनेट डेली वेजर्स को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन आपने वहां पर समझौता कर दिया, रिटायरमेंट की आयु 58 से 60 कर दी, लेकिन डेली वेजर्स को राइट नहीं दिया। आपके मुंह से ये विनोद बात जी, शोभा नहीं देती। मुझे अभी भी याद है, श्यामला शर्मा जी हमारे PhD मिनिस्टर थे, उन्होंने 100 काल और इस्तीफा दिया उन्होंने था। इस फाइल को किया था, सारा ओके हो गया था, लेकिन जो फाइल सबमिट हुई थी उसके बाद जो दूसरी फाइल है उसमें लोग बढ़ गए थे। तो श्यामलाल जी ने कहा यार पहले जो फाइल आई है उसमें तो इतने लोग हैं, अब इसमें 1000-2000 बंदा कहां से और ऐड हो गया नई फाइल में। उस कारण वो नहीं हुआ, नहीं तो उस समय कांग्रेस ने ये कर दिया होता। और ये पूरे मतलब ये सबको पता है ये कि 14 की श्यामलाल बात जी ने है, इसमें इनिशिएट लिया था। 14 की बात है। 2002 में भी आप थे, 2008 में भी आप थे, सरकार का हिस्सा थे। सर सुनिए विनोद जी, हर चीज को होने में टाइम लगता है, बस लेकिन अगर इन्होंने, मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी ने स्टेडियम में कहा था कि हमारी सरकार बना दो, हम डेली वेजर पक्के करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब 10 साल से 11वां साल हो गया तो ये पक्के ही नहीं हुए। चलिए विक्रम जी बताइए, डेली वेजर्स का एक बड़ा इशू है, आपने प्रचार के दौरान भी ये कहा था, इवन DDC के इलेक्शन के दौरान भी आपने ये वादा किया था कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। जब वोट की बात आती है तो डेली वेजर्स आपको नजर आते हैं। राजीव जी ने ठीक कहा, 2025। विनोद जी, जैसा जो डेली वेजेस का इशू है, ये बहुत ही संवेदनशील इशू है, और मुझे लगता है कि ये इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये जो इनजस्टिस है ये इसको किसी एक सरकार के ऊपर छोड़ देना मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि PDP और BJP की सरकार भी हमारी रही, उससे पहले कांग्रेस की 2 दफा सरकार रही, और जैसे आपने कहा कि जब जो ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी उसमें ऑलमोस्ट ये डिसाइडेड था कि डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, पर वो नहीं हो पाया। पर अब चूंकि जो आज इतने समय इस अंतराल के बाद, गवर्नर रूल के बाद और UT बनने के बाद आज जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इस चीज का जिक्र था। पर अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मैंडेट नहीं मिला। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये मैंडेट और कांग्रेस के पास ये मैंडेट दोबारा आया है, ये दे आर कोalition पार्टनर्स, और इनका ये दायित्व बनता है कि इस ह्यूमैनिटेरियन इशू को वैसे ही एड्रेस किया जाए, और डेली वेजर जो है उनको रेगुलराइज करने का, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी है, उन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का एक रास्ता निकालते हुए डेली वेजर्स के साथ जस्टिस किया जाए। गिल साहब, पावर टैरिफ एमनेस्टी, क्या ये हल है इस बात का?
ये 7वीं मर्तबा इसमें टैरिफ में एमनेस्टी दी जा रही है, स्कीम दी जा रही है। और मुझे लगता है इतनी ही मर्तबा टेम्पर प्रूफ मीटर भी बने, स्मार्ट मीटर भी बने। क्या सरकार इंडस वाटर ट्रीटी की आड़ में पावर को लेकर के अपने खसारे या खजाने पर सेंधमारी नहीं कर रही? गिल साहब। देखिए, इसके दो पहलू हैं सर जी। जो एरियर है बिजली के बिलों का बकाया, कुछ है बिलों का बकाया, कहीं बिल नाम की चीज भी नहीं है। मैं अगर ये बात कहूंगा तो शायद इसका आधार मेरे से कोई पूछेगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है एज ए जर्नलिस्ट, बहुत बार मीटिंग्स हुई हैं बड़ी हाई लेवल की, जिसमें पावर कमिश्नर, मंत्री, चीफ सेक्रेटरी वगैरह बैठे हैं, तो उनमें जनाब हजारों करोड़ रुपया वैसा है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जिसकी बात ही कोई नहीं करेगा। अगर मैं बोलूंगा तो वह मेरे पर एक इल्जाम आएगा। बहुत से इदारे ऐसे हैं, देखिए इसके दो कंपोनेंट है। एक है कि लोगों का मीटर चला, लोगों ने बिल नहीं दिया, लेकिन बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, तो रिकवरी प्रोसेस जो है वो थोड़ा मुस्तैदी लानी पड़ी और लोगों ने बिजली को कनेक्शन को काटा भी, उसकी रिएक्शन भी हुई। तो उसकी रिकवरी पर छोटा तबका, जो खासकर छोटा छोटा तबका है, मैंने बिजली के दफ्तरों में देखा है, गरीब औरतें, गरीब लोग दरखास्त लेके आते हैं कि साहब मैंने इतना बिल यूज ही नहीं किया और मेरे इसमें थोड़े कटौती कर दीजिए, जबकि उनके पास इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एरिया बढ़ता 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 जाता है। लेकिन इसमें कोई बड़े लोग हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जहां बिजली के बिल करोड़ों रुपए। और बहुत बार, एक दो बार तो ऐसा भी हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे रेजिडेंसी रोड पर ही एक दो होटल हैं, उनके बिल लाखों में चले गए। तो बाद में यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ कि चलिए जी 50 लाख रुपए जमा करवाइए तो बाकी हो जाएगा, आगे फिर चलता रहेगा। ये जो लुकुना है, इस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा, इसमें सख्ती लानी पड़ेगी। लेकिन शुक्र यह है कि एमनेस्टी कमर्शियल के लिए नहीं है, अभी डोमेस्टिक ही है। लेकिन डोमेस्टिक में जो बेसिक मुद्दा है कि आप किनको पनिश कर रहे हो। जो ऑनेस्ट कंज्यूमर है, जो ईमानदार आदमी है, जो अपना बिल समय पर भरता है, ईमानदारी से भरता है, उसको तो कोई इंसेंटिव नहीं है आपका। अगर उसका बिल कभी लेट हो जाता है किसी वजह से, तो आपने उसमें पेनल इंटरेस्ट लगाया है, आप उसके साथ ही मांगते हो, उसमें तो वेव नहीं करते आप जी। लेकिन जो लोग नहीं देते, जो डिफॉल्टर हो जाते हैं और सालों से हैं, उनको आप एक किस्म का रिवॉर्ड, आप व्हाट यू आर बेसिकली प्रमोटिंग। तो दिस इज ए रॉन्ग पॉलिसी हमारी स्टेट के लिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यह थी कि मनमानी करने की हमें सुविधा थी, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो हम जब जवाबदेही नहीं होती थी तो हम कुछ भी करते थे। तो आज 7वीं बार आप ये करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं, ये बात मैं अप्रिशिएट करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने कहा, एक कैटेगोरिकली कहा कि मैं 5 साल हुकूमत में हूं और आइंदा ये एमनेस्टी वाली चीज कभी नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो होना भी चाहिए। लेकिन मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट हैं, 400 करोड़ रुपया मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, और इस चीज को चले, सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि जगती माइग्रेट जो हाउसिंग कॉलोनी बनी है, वहां बिल नाम की चीज ही नहीं है, वहां मीटर नाम की चीज ही नहीं है। ये बात मीटिंगों में खड़ी हुई, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल सेंसिटिव मसला था जी, तो इसको दबाया गया जी। तो हजारों करोड़ रुपए का मसला है जी। मुझे पुलिस स्टेशन है, मुझे बताइए कौन सा पुलिस स्टेशन बिल दे रहा है, मुझे ये बताइए जी जी। आबिद जी आप मुझे सुनाई कि आपने प्रचार में ये कहा था कि ये बिल, ये मीटर, हम टेम्पर प्रूफ मीटर, स्मार्ट मीटर हम जेल में फेंक देंगे। इधर वाले कह रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि तभी और चुनाव में फेंक देंगे, और आज उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं फुल मीटरिंग होगी, उसके बाद ही लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। ये दोहरा मापदंड। आबिद भाई देखिए,
देखिए विनोद जी, पहले तो इस बयान की का मैं खंडन करूंगा। ऐसा कोई बयान हमारे किसी लॉ मेकर ने नहीं दिया है। किस पार्टी ने हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ बताया गया था कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो 200 यूनिट की जब बात हुई तो नेचुरली वो तो मीटर रीडिंग पे ही होगा। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की है या हमने कोई स्टैंड नहीं बदला है। हाँ, ये जरूर है, पीएमडीपी जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पॉलिसी थी उसके बरक्स ये मीटर्स लगे थे यहाँ। पहले जब हमने इख्तियार संभाला करीबन 70% ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी थी। जी। अब इस पॉलिसी के रिवर्सल में कितना फंड चला जाता वो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करना पड़ा और साथ ही वी वर वेरी प्रैग्मेटिक कि हमें 200 यूनिट बिजली फ्री करना है और हम उसके लिए वादाबंद है, जिसकी हमने एक नींव डाली है, एक शुरुआत की है कि 200 यूनिट हमने एक मखसूस तबके एआईवाई तबके के लिए कर दिया। अब काफी लोग हमें पूछते हैं कि आपने बोला था कि नहीं आप सबको देंगे। देखिए ये एक शुरुआत है, बजटरी एलोकेशंस को देखकर, सेक्टर की एलोकेशंस को देखकर पब्लिक रिलीफ फेज तरीके से हम देंगे। मैं तो यहां से ये सवाल करना चाहता हूं, जब बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन थी 10 साल वो ही दे देते एआईवाई को 200 यूनिट, हम पर ये नौबत नहीं आती। लेकिन हमने जो अच्छा कुछ काम किया है उसमें मैं चाहता हूं कि लोग प्राग्मेटिकली सोचे। अभी मैं गिल साहब की बात को सेकंड करूंगा। इन्होंने बहुत एक प्रोग्रेसिव बात की कि एमनेस्टी का फायदा उन लोगों को होता था जो टाइम पे बिल नहीं भरते। जैसे कि जो लोग बाकी अपने टाइम पे भुगतान करते हैं बिलों का, उनको तो कोई एमनेस्टी नहीं मिलती। उनको कौन सी चीज मोटिवेट करेगी कि वो बराबर वक्त पे बिल्कुल। ये अपना जो बिल है वो चुका सके। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज करने की जरूरत थी। ये जरूर है, गिल साहब ने अभी बोला कि इसमें कमर्शियल और डोमेस्टिक का जो वायलेशन आता है, कहीं पर मैंने देखा है कि होटल्स के जो कनेक्शन है वो रजिस्टर्ड है कंज्यूमर लाइन पे। जी। तो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं पावर डेवलपमेंट में जितना आप बेहतरी देखेंगे, मैं तो कहूंगा पिछले सालों से बहुत अच्छी पावर सप्लाई हो रही है। मुझे लगता है आप सभी सेकंड करेंगे उस बात को। और फर्दर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमको ये इकोनॉमिक डिसिप्लिन पावर डिपार्टमेंट में लाना था, रेवेन्यू डिसिप्लिन लाना था, कंजप्शन का डिसिप्लिन लाना है। क्योंकि 13% से करीबन बढ़ चुकी है कंजप्शन पिछले 4 साल में। अगर आप डेटा देखें तो कंज्यूमर में भी डिसिप्लिन होना चाहिए और रेवेन्यू डिसिप्लिन भी आना चाहिए, तभी जाके हम एक विकसित जम्मू कश्मीर बना सकते हैं इस पूरे विकसित भारत में। चलिए, आबिद ने कहा कि ठीक है हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राजीव सराफ जी, आपके तो पीसीसी चीफ कहा करते थे ये तवी में नहीं फेंक देंगे। अब आपके सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फुल फ्लैज मीटरिंग होनी चाहिए। आप मानते हैं कि आपने कहा था तवी में फेंकेंगे, चिनाब में फेंकेंगे? देखिए विनोद जी, हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक ही वादा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम सरकार का हिस्सा हैं। जी। दूसरी बात यह है कि जहां तक गिल साहब ने बात की, मैं भी चाहता हूं कि जो लोग रेगुलर अपने डिसिप्लिन के तहत बिल देते हैं और जो नहीं देते, आपको याद होगा जब काफी मिलिटेंसी के बाद 96 में गवर्नमेंट भी बनी थी, तो कश्मीर में जो लोग रेगुलर बिल देते थे उनका तो था, बाकियों का कुछ % माफ हुआ था क्या। तो इसी तरह जो लोग कानून को मानते हैं, जो कानून के साथ चलते हैं, उनको तो कोई रियायत नहीं मिलती। और जो लोग अपना नहीं करते, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, फिर उसको रिलीफ मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अच्छे लोगों का भी हौसला बढ़ाओ और बाकियों के लिए भी एक लंबी इंस्टॉलमेंट तैयार करो, ताकि वो अपना भुगतान समय से आस्ता आस्ता अपनी लायबिलिटी क्लियर करें। लेकिन कब से वो कैंपेन शुरू कर रहे हैं जो मीटर उतार करके आपने तभी में और चिनाब में फेंकना, उसका जिक्र नहीं किया? जैसे स्टेटहुड बनेगी उसके बाद हम इस बारे में विचार करेंगे। यानी आपका अभी आइडिया तो है हम भी? है ही नहीं ना। उमर साहब से पूछा है बिजनेस रूल नहीं, अभी कुछ उमर नहीं साहब है। से पूछा है अब कि हम हमें क्या मीटर कहें? उतार के फेंकने हैं? अरे उतारेंगे ना, तो पहले स्टेटहुड तो बनने दो। हम कब मना किया? हम स्टेटहुड होगी, अब देखिए, हम गवर्नमेंट में हिस्सा बनेंगे, विक्रम हम जी अपने मुस्कुरा वादे के रहे हिसाब हैं, से विक्रम जी देखेंगे। मुस्कुरा रहे हैं। ना नोमन तेल होगा, ना मीरा नाचेगी, ना स्टेटहुड मिलेगा, ना आप मीटर तोड़ेंगे। क्यों विक्रम जी? देखिए विनोद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो वादे किए थे अपने, आज वानी साहब बड़े पॉलिटिकल तरीके से उस बात को कारपेट के नीचे ब्रश करना चाहते हैं कि इन्होंने जो वादा किया था वो 200 यूनिट बिजली का वादा किया था, उसमें एआईवाई का कोई जिक्र नहीं था। और आज जब इन्होंने जब समय आया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब प्रेशर आया, तो आज इन्होंने एक रास्ता, आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश कर। आबिद जी ने आपसे ये सवाल पूछा भी था कि आप कर देते 200 नहीं तो 100 यूनिट बिजली फ्री कर। जी जी आबिद। विनोद साहब जी विक्रम जी। आपका लाजमन जो सवाल,
जी जी विक्रम जी, आई एम ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, विक्रम जी का संपर्क कट गया। जी आबिद। विनोद साहब, आपका ये जो सवाल है बहुत लाजिमन सही सवाल है कि हमने जो 200 यूनिट की बिजली के बारे में बात की थी वो सभी उपयोक्ताओं के अभी, क्योंकि बजटरी एलोकेशंस हमारे पास सेंटर से 42,000 करोड़ का 41,000 करोड़ का हमारा बजट मिला, करीबन 12,000 करोड़ की कमी थी। फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी 13,000 करोड़ का हमने इनहेरिट किया, तो 4.5 महीने में हमने एक तबके को पब्लिक रिलीफ दिया है। आने वाले टाइम पे ये एक्सटेंशन होगा, इसमें बाकायदा हम पॉलिसी भी अगर आप देखेंगे जो बजट स्टेटमेंट था चीफ मिनिस्टर का, उसमें एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक रिलीफ देने के लिए कमिटेड है, हमारी श्रद्धा है, हमारी निष्ठा है, और आने वाले वक्त में वो एक्सटेंड होगा। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गवर्नेंस के इंटेंट से। देखिए, हमने कोई वोट अपीसमेंट नहीं की। आज जब चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि एमनेस्टी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, इसके बाद उसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मैं वोट अपीसमेंट नहीं करूंगा। जो पूरे स्टेट के लिए सही होगा, जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए सही होगा, जो स्टेट की प्रगति के लिए सही होगा, मैं वो इख्तिदाम लूंगा। तो मुझे लगता है इस ऑनेस्टी को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ग्राउंड पे भी जो भुगतान ईमानदारी से करते हैं उनको भी मुझे लगता है इससे चलिए। मोटिवेशन मिलेगा कि वो टाइम पे आबिद अपना भाई भुगतान समय करें। इजाजत नहीं दे रहा है। आबिद जी का शुक्रिया, गिल साहब का शुक्रिया, विक्रम जी का शुक्रिया, राजीव सराफ जी का शुक्रिया। तो दर्शकों, एमनेस्टी कोई हल नहीं है, ये चर्चा अंतिम में हमने यही निष्कर्ष निकाला है कि एमनेस्टी कोई हल नहीं है। ये एक कुछ पलों, कुछ देर के लिए आपको राहत दे सकता है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।